पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। सदियों पहले मध्य एशिया से तुर्की आए, खिलजी आए, मुगल आए, उनका पूरा खानदान लग गया, हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाया। ये महाराष्ट्र है, यहाँ की पुलिस से सावधान रहना। कानून और व्यवस्था के साथ अगर खिलवाड़ किया तो पूरे मुंब्रा पर बुलडोजर चलाने से कोई बाज नहीं आएगा। तिरंगे को तोड़ने का काम जो करना चाहते हैं वो कदापि देश में नहीं चलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। तो ये जो तस्वीर आपने देखी अभी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। असली तस्वीर अभी आपके सामने आना बाकी है, क्योंकि आपने जिन सहर शेख को अभी इन बयानों में, इन वायरल बयानों में देखा, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की नई पोस्टर गर्ल हैं। और क्यों कह रहे हैं हम पोस्टर गर्ल? क्योंकि उनका एक बयान कि सारे शहर को हरे रंग से रंग दीजिए वायरल है। इंटरनेट पर उन्हें सर्च किया जा रहा है। क्यों उनके बयान वायरल हैं और नया पार्षद चुने जाने के बाद उनकी इस स्पीच को लेकर कैसे शिवसेना से, चाहे संजय निरुपम हो, चाहे भाजपा हो, किस तरह से उन पर अटैक किए जा रहे हैं, उनकी बात होगी। लेकिन आज सहर शेख हमारे साथ लाइव जुड़ी। कुछ देर पहले मैंने उनसे ये खास बातचीत की, उसका एक हिस्सा आपको सुनवाती हूं। सबसे पहले यहाँ पर सहर, मैं आपका रुख करते हुए पहले तो आपको बधाई, कांग्रेचुलेशन फॉर योर विक्ट्री। लेकिन थैंक यू सो मच। आपके बारे में मैं पढ़ रही थी तो मालूम चला कि IAS की परीक्षा आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ली थी और सबसे कम उम्र की, इनफैक्ट आप MLC इलेक्ट हुई हैं वहाँ पर। तो आपका जो CV है, रेज्यूमे है, उस रेज्यूमे में बहुत सारी ऐसे हाइलाइट्स हैं जो आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन स्टेटमेंट एक ऐसा दे दिया आपने। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। IAS का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया बट क्लियर नहीं किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, मेरे को पता चला कि आपने उसकी भी तैयारी की है। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट वायरल है जी, आपका जो स्टेटमेंट वायरल है सहर, पूरे शहर को हरे रंग से रंग देंगे, मतलब मुझे लगा था कि आप जब MLC के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं तो आप ऐसे विषयों की बात करेंगी जो सीधे जनता से जुड़े हैं। आप वहां पर क्या सुविधाएं प्रोवाइड करेंगी, आप क्या ड्रीम्स यूथ को दिखाएंगी, या क्योंकि आप खुद उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। पर आपने भी फिर उसी लीग पर बयान दिया, पूरे शहर को हरे रंग से रंग देंगे। क्या साबित करना है हरे रंग से रंग कर? द थिंग इज, उस दिन जो सभा रखी गई थी वो हमारी जीत की सभा रखी गई थी, इलेक्शन के बाद की, है ना। एंड व्हाट हैपेंड इज, हम जब वहां पर थे, इलेक्शन का पूरा अगर आप बैकग्राउंड और हिस्ट्री निकालो कि ये मुमरा के इस नगर सेवक इलेक्शन में हिस्ट्री में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ, हमारे भाषणों में हमने पहले किस MLA का जिक्र किया और क्या टॉपिक्स पर बात किया। मेरा पूरा कैंपेन वाज ओनली अबाउट डेवलपमेंट। हमने सिर्फ मुमरा के डेवलपमेंट पर बात करी है, बच्चों के एजुकेशन पर बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर बात करी है, और औरतों के हक में बात करी है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कई सारी चीजें हैं जो मुमरा में होती है। एंड अगर आप मेरे ऊपर प्रॉपर होमवर्क करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 7 साल से द वर्क दैट आई हैव डन इन मुमरा फॉर माई पीपल इज नोवेयर नियर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। तो फिर ये बयान क्यों देना पड़ रहा है सहर? यही आप तो खुद अपने आप बता रही हैं कि आपके विजन में क्या क्या चीजें आती हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ये बात की। लेकिन फिर वही बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्या इस बयान से वोट मिलते हैं? क्या आपको लगा या किसी ने बताया कि ऐसा कहोगी तो वोट मिलेंगे? क्यों देना पड़ा ये बयान? बिल्कुल नहीं। अगर वोट मिलने के लिए ये बयान होता तो ये आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुनाई देता, बट ये इलेक्शन जीतने के बाद सुनाई दिया है। और इस बयान का मतलब था, जब इंग्लिश में एक वर्ड है पन इंटेंडेड, है ना, हम पन में कोई चीज बोलते हैं, सेंटेंस कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। तो उसको मैंने बोला क्योंकि मेरे पार्टी का फ्लैग ग्रीन कलर का है। जैसे आप देख लीजिए, RJD का फ्लैग ग्रीन कलर का है ना। उसके बाद में JDU का फ्लैग ग्रीन कलर का है। जब वो ये सारी बातें बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट द सिटी ग्रीन और लाइक दैट, तब उस पे इसको कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जाता है। बट जस्ट क्योंकि शायद मैंने अबाया पहना है, हिजाब पहना है, तो ग्रीन कलर को मेरे साथ एक अलग तरीके से जोड़ा जा रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने उस अलग तरीके से नहीं बोला इस बयान को? क्या आपने इस अलग तरीके से नहीं बोला था?
अगर मेरा पार्टी का फ्लैग भगवा होता तो मैं बोलती कि मैं मुमरा को भगवा रंग में रंगना चाहती हूँ, बट क्योंकि ये पार्टी लेवल पे दिया हुआ स्टेटमेंट था, ये कम्युनल स्टेटमेंट नहीं था, इसको कम्युनल बनाया गया लोगों की सोच के जरिए। द पीपल हु डोंट हैव दैट अबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड रिलीजियस पॉलिटिक्स, वो ही लोग ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट को गलत तरीके से लिया है, जबकि मेरा मतलब था कि आज मेरी 5 सीटें आई है, कल हम 15 लाना चाहते हैं। दैट इज व्हाट द मीनिंग वाज बिहाइंड पूरा का पूरा ग्रीन करना है। ठीक है। तो ग्रीन इसीलिए क्योंकि फ्लैग का कलर ग्रीन है, ऑरेंज होता तो ऑरेंज बोला जाता। सहर, ये कई बड़ा सारी इंटरेस्टिंग चीजें है कि हैं। आपके पास आपके विजन में और आपके विचारों में यूथ के लिए बातें हैं, आम जनता के लिए ये सब प्रॉमिसेस हैं, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि जब आप वहां पर खड़ी हैं तो बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं या आपके राजनीतिक सफर से प्रेरणा भी लेंगे। मैं तो इनफैक्ट गर्ल्स की भी बात करूंगी, और अगर स्पेसिफिकली जेनजी पर आधारित बात करूं, अगर आप इतनी कम उम्र में एमएलसी बनी है तो ये उन सबके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। लेकिन जिस समय आप एनसीपी के टिकट के लिए प्रयास कर रही थी, या जो आपने अपना अभी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताया, उस समय हमने देखा कि आपका जो आउटलुक था वो अलग दिखाई देता है। आज मैं आपको देख रही हूँ कि आपने ये काला दुपट्टा जो है सर पर लिया हुआ है। मुझे मालूम नहीं मैं इसको हिजाब की कैटेगरी में डालूं या नहीं, पर हिजाब को सपोर्ट करती हैं आप? यस, यू कैन कॉल दिस हिजाब, दिस इज हिजाब, बट पर हिजाब को सपोर्ट कर रही हैं आप? यस, एब्सोल्युटली। ये हिजाब मैं तब AIMIM ज्वाइन करने से पहले जो आपकी पब्लिक अपीयरेंसेस थी और आज की पब्लिक अपीयरेंस में फर्क है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी मैं हिजाब पहनती थी, आज भी पहनती हूँ। मैं जब वेडिंग्स में जाती हूँ या मैं कोई इवेंट्स पे जा रही हूँ, व्हेन आई एम विद माय फैमिली, तब मैं इंडियन कपड़े पहनती हूँ। आई वेयर शर्ट्स एंड फॉर्मल्स आल्सो, सो इट्स ऑन मी व्हाटएवर आई वेयर। माय फैशन सेंस एंड आउटलुक शुडंट बी जज्ड बाय एनीबॉडी। नहीं, एब्सोल्युटली आपकी चॉइस है, वो आप जैसे तैयार होना चाहें वो आपकी चॉइस है, उस पर तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। लेकिन सवाल जिस समय पर पॉलिटिकल मैसेज देने की होती है उसे लेकर था कि अगर ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपकी अपीयरेंस अलग थी और आज अपीयरेंस अलग है, ये सवाल उस पर था। नहीं, आप मेरे इंस्टा सोशल मीडिया हैंडल सब चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। मैं तब से अबाया पहनती। ठीक है। ओवैसी साहब का एक बयान पूरे चुनाव में हेडलाइन बना रहा कि हिजाब वाली बनेगी मुंबई की मेयर, और उन्होंने कहा कि कैसे जो है महिला को आगे लेकर आएंगे। लेकिन जैसे वो ये भी कह सकते थे कि कोई महिला मुंबई में मेयर होनी चाहिए या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो, लेकिन जैसे ही आप ये कह देते हैं हिजाब वाली बनेगी मुंबई की मेयर, तो फिर समझ में आता है कि टारगेट वोट बैंक कौन सा है। आप सपोर्ट करती हैं इस बयान को? देखिए, उनका जैसे मेरे बयान को ट्विस्ट किया गया, रॉन्गली लिया गया, वैसे उनके भी कई बयान हैं जो वो दिल से मीन कुछ और करते हैं, क्योंकि हम कभी-कभी हमको लोगों का दिमाग ये तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है सहर, बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है कि हिजाब वाली बनेगी, हिजाब वाली बनेगी मुंबई की मेयर। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि कह कुछ रहे हैं और दिल में सोच कुछ और रहे हैं। करेक्ट, वो इसीलिए कह रहे क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, राइट। वो मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनकी दिल की ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान लड़की बन जाए, बट उन्होंने ये तो नहीं बोला कि कोई हिंदू नहीं बन सकती, वो भी बन सकती है। अच्छा, एक पिक्चर है मेरे पास, एक पिक्चर है इंस्टाग्राम से लिया हुआ, एक पिक्चर है, मैं वो एक बार दिखाना चाहती हूँ, और एक बार फुल स्क्रीन दिखाइएगा। और आप ही के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से हमने कुछ फोटोज और पिक्चर्स लिए हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार जरा फुल स्क्रीन दिखाइएगा, फुल स्क्रीन दिखाइएगा। मेरे ख्याल से शायद कहीं किसी ट्रैवल लोकेशन से जुड़े हुए फोटोज हैं। ठीक है सर, ये आप ही के प्रोफाइल से लिए हुए तस्वीरें हैं। आपको लगता है कि अब जिस पार्टी में मेरा ही वीडियो है? हाँ, आप ही की है ना तस्वीरें, आपकी प्रोफाइल से ही लिए हुए हैं जी। तो आप अभी भी I look so good, see? नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है आपकी तस्वीरें, लेकिन अभी भी इस लुक के साथ कंटिन्यू कर सकती हैं आप पॉलिटिक्स? आपकी फ्रीडम, आपकी चॉइस आपके हाथ में है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी फ्रीडम, मेरी चॉइस मेरे ही हाथ में है। ये टेंशन इंडिया या दुनिया को लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या पहन रही हूँ, मैं कैसा पहन रही हूँ। वो सबकी फ्रीडम, सबकी चॉइस उनके ही हाथ में होती है ना। ये मुझे मेरी पार्टी थोड़ी बताएगी मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। पार्टी इसीलिए तो ये चूज की है क्योंकि इन्होंने कभी सामने से ये किसी को बताया नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। जैसे एनसीपी एसपी में बोला जाता था कि ये स्टेटमेंट नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना। और मेरा सवाल दरअसल जिस बात के इर्द गिर्द था कि राजनीति में क्या अलग तरह से दिखना जरूरी है,
उसी पर मेरा सवाल था। लेकिन बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपका नहीं, वो ऐसा हमारे है साथ कि मैं जुड़ने के अबाया लिए। में कंफर्टेबल जी। फील करती हूँ क्योंकि इतने सारे लोग हमको काम करते वक्त ग्राउंड लेवल पर ठीक है, देखते चलिए हैं आप and I don't अवसर feel- की वजह से और कहाँ जाना है उसके हिसाब से अपने आउटफिट चूज कर रही हैं और ये आपकी चॉइस है, इस पर किसी का कोई से होना भी नहीं चाहिए। तो देखिए सवाल इसी बात को लेकर था कि राजनीति में आने से पहले, एआईएमएम को ज्वाइन करने से पहले का लुक आपका क्या था और आज क्या ये राजनीतिक मजबूरी बन गई है कि एक सर्टेन वे में आपको दिखना जरूरी है, एक पर्टिकुलर लुक चाहिए जिसके आधार पर आप वोट मांगने भी जाएंगे और राजनीतिक दलों के मंच पर बात भी करेंगे। लेकिन शहर के इस बयान को लेकर कैसे महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है, उसमें संजय निरुपम ने कह दिया कि मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ये लोग। वहीं आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी क्या जवाब दिया, आपको सुनाते हैं। They have to cater to their areas and she's elected from that kind of constituency. वो वैसी बात कर रही है, बट आप आज की आधुनिक महिला है और हमारे साथ आधुनिक पुरुष है, क्या वो चाहेंगे कि उनकी महिलाएं घर की, या खुद महिला चाहेगी कि वो हिजाब पहन के बाहर निकले? जो चाहता है वो करे, पर आज की महिला मैं भी हूँ, मैं नहीं चाहूँगी। सदियों पहले मध्य एशिया से तुर्की आए, खिलजी आए, मुगल आए, उनका पूरा खानदान लग गया, हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाया। ये क्या हरा कर पाएंगे? अब तक इसलिए पले फूले थे क्योंकि वहां एक बैठा हुआ था और आज उसी से बदला लेने के लिए, उसी के साथ झगड़ा करके, उसकी पूरी सत्ता उखाड़ करके ये जय जयकार कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र है, यहाँ की पुलिस से सावधान रहना। कानून और व्यवस्था के साथ अगर खिलवाड़ किया तो पूरे मुंब्रा पर बुलडोजर चलाने से कोई बाज नहीं आएगा। कोई भगवे की बात करता है, कोई हरे की बात करता है, हम तिरंगे की बात करते हैं। हमारे देश का जो कलर है, हमारा वो कलर है, वो तिरंगा कलर है और तिरंगे को तोड़ने का काम, उसको जो करना चाहते वो कदापि इस देश में नहीं चलेगा। तिरंगा हमारा सम्मान है और तिरंगा का कोई भी अपमान करना चाहे उसको देश की जनता कोई एक्सेप्ट नहीं करती। चलिए महाराष्ट्र की राजनीति से आगे आपको उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर चलते हैं और सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी साथ आ सकते हैं? ऐसी कोई संभावना क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बनती है? और क्या 27 के चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच यानी सपा और एआईएमआईएम के बीच कोई गठबंधन भी क्या हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर ने दिया है बयान जिसमें उनसे पूछा गया था इस सवाल में दरअसल कि ओवैसी से गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पीडीए की लड़ाई में जो भी साथ आएगा उसका स्वागत है। ये बता दीजिए क्या नाम आया बैठक में, इतना बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाए। एमआईएम भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ओवैसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट है, या फिर बिहार चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड में है? दरअसल इस सवाल के पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर का वो बयान है जो हमने आपको सुनाया। मंगलवार को अखिलेश ने 27 के चुनाव के मद्देनजर एक बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद जब रमाशंकर से एआईएमआईएम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो बीजेपी को हराएगा उसका स्वागत है। खुलासा हो जाएगा। रमाशंकर के इस बयान से सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या पर्दे के पीछे ओवैसी और अखिलेश के बीच कोई बातचीत चल रही है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों में गठबंधन की कोई संभावना है, या फिर समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव से सबक ले लिया है? ये चर्चा चल रही थी कि इस बीच एआईएमआईएम की तरफ से भी जवाब आ गया। गठबंधन को लेकर ओवैसी की पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद फालतू बयानबाजी न करें। अगर स्वागत करना ही है तो अखिलेश यादव से कराएं, फिर सोचेंगे। आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, दरवाज़ा ही नहीं खोलते। तो गलत बयानी मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा
स्वागतनामा आप जारी कराइए। समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान और इस पर ओवैसी के नेता के बीच जो वार पलटवार हुआ, उसमें बीजेपी और एनडीए के दूसरे नेताओं को चुटकी लेने का मौका मिल गया। सुनाते हैं आपको इस पर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला किस तरह चुटकी ले रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया और एक प्रकार से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ऑफर भेज दी है। अब कल से ये लोग एमआईएम को हमारी बी टीम ना बोले। वैसे तो ये पता ही था, जुबली हिल्स में कांग्रेस के साथ एमआईएम लड़ती है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में सपोर्ट करती है। तो एआईएमआईएम और कांग्रेस, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू है। तुष्टीकरण के सिक्के के दो पहलू है, कम्युनल पॉलिटिक्स के सिक्के के दो पहलू है, और दोनों मुस्लिम वोट बैंक की तिजारत और वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। एक छोटे मियाँ, एक बड़े मियाँ। देखिए, जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तब पीढ़ी नजर आती है, और सत्ता में चले जाते हैं तो अमर सिंह एंड कंपनी नजर आते हैं। तो ये है, इसीलिए अभी ऐसे में पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग एनडीए के साथ है और मोदी के साथ है। बिहार में चुनाव से पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने खुद अपनी तरफ से तेजस्वी को गठबंधन का न्योता भेजा था, जिसे आरजेडी ने नकार दिया था। नतीजा सब ने देखा कि बिहार चुनाव में आरजेडी का क्या हश्र हुआ। जहां जहां ओवैसी की पार्टी लड़ी, वहां मुसलमानों का बड़ा वोट उनकी पार्टी को मिला और इसका अच्छा खासा नुकसान महागठबंधन को हुआ। ऐसे में इस बयान से यही लगता है कि बिहार चुनाव के परिणाम को देखते हुए समाजवादी पार्टी यूपी में रिस्क नहीं लेना चाहती। 10 सालों से सत्ता से बाहर अखिलेश अपनी वापसी के लिए साम दाम दंड भेद लगाने में जुटे हैं, और आने वाले दिनों में इस तरह का कोई गठबंधन हो भी जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो आपने सपा और एआईएमआईएम के बीच की परिस्थितियों पर बात सुनी, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। अंशु अवस्थी कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं, ये हम तय करेंगे। तो एसपी एआईएमआईएम गठबंधन को लेकर ये कांग्रेस की तरफ से जवाब आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि गठबंधन की शक्ल सूरत क्या होगी, कौन आएगा, ये रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, अब अगर सपा से गठबंधन की बात होगी तो फिर इंडिया अलायंस की बात हो जाती है, और हमारा लक्ष्य 2027 को लेकर है, और 2027 में क्या होगा ये हम आगे चलकर तय करेंगे। तो क्या कहा है अंशु अवस्थी ने, आपको सुनाते हैं। कौन कौन इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगा, ये हमारी रणनीति का विषय है। लेकिन एक बात तो उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ कर दी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी को वो हराना चाहती, उसके सामने इंडिया गठबंधन को विकल्प के रूप में सामने चुना है। जो जाति और धर्म देखकर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्रवाई कर रही है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता उस विकल्प को चुन रही है। राजनीतिक दल कौन कौन इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, ये जल्द ही आपको पता चलेगा। ये हमारी रणनीति का विषय है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों को डराकर वोट लेती है सपा, मुस्लिम साथ छोड़ दे तो एसपी की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और मुसलमानों को लेकर जो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की चर्चाएं हैं उस पर रिएक्ट किया है। केवल जाति आधारित पार्टियां, अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। और मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर काम के नाम पर वोट मांगे, जैसे हम लोग कहते हैं हमने सड़क बनवाया, बिजली दे रहे, पानी दे रहे, अस्पताल दे रहे, लॉ एंड ऑर्डर दे रहे, समाजवादी पार्टी काम पर कभी वोट मांग पाएगी? बताना भैया, जैसा क्या काम करा समाजवादी पार्टी ने? मैं बताऊं क्या करा? क्या करा मैं बताऊं? गुंडागर्दी बागमत चौराहे पर, बड़ौद में मेन रोड पर कोई अगर चौरस खेत मकान दुकान खाली पड़ा है तो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के लोग क्या कहते थे? समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा। गलत कर
जिस दिन तिरंगे पर चांद आया उस दिन ना वर्मा बचेंगे ना शर्मा, ये बयान था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। कल ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा में यह बयान दिया, जिसे लेकर जबरदस्त प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ, जिस पर संत समाज में कुछ साधु संत उनके साथ भी आए, उनके समर्थन में भी आए। राष्ट्रवाद की वो बात कर रहे हैं इस पूरे बयान के आईने में, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि देश को जलाना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। उत्तर प्रदेश बांदा में आयोजित हनुमंत कथा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने जैसे ही ये बातें कही, उसके बाद बयानों की बाढ़ आ गई। हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने आ गए। हिंदू संतों ने जहां धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का समर्थन किया, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री लड़ाने वाले बयान देते हैं। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के संत देवेश आचार्य ने कहा कि चांद की बात छोड़िए, अगर मुस्लिमों की आबादी 10% और बढ़ गई तो भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। तो वहीं साजिद रशीदी ने इस पर धीरेन्द्र शास्त्री को मूर्ख कह दिया और साथ ही अरब मुल्कों का भी उदाहरण दिया। बागेश्वर धाम सरकार ने जो कहा है सही कहा है कि जिस दिन तिरंगे के अंदर चांद आ जाएगा उस दिन भारत के हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे। चांद की बात तो छोड़िए, मैं तो ये कहूँगा जिस दिन इनकी संख्या बस थोड़ी 10% और बढ़ जाएगी उस दिन हिंदू नहीं सुरक्षित रहेगा। आपने भी महाराष्ट्र के चुनाव में देखा होगा ओवैसी ने किस तरह से मुसलमानों को भड़काने का काम किया है, हिंदुओं के विरोध में उस्काने का काम किया है कि हमारा मुख्यमंत्री हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। आज वो 20% होने के बाद 25% होने के बाद मांग कर रहे हैं, कल जब वो 30% 40% हो जाएंगे तो छीन करके आपसे लेंगे, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू अपने हित की बात नहीं कर पा रहा है। वो मिसाल मशहूर है ना कि ज्ञानी से ज्ञान लड़े ज्ञान सोया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। जब इन लोगों को यही पता नहीं कि झंडे को डिजाइन देने वाली भी एक मुस्लिम थी। कौन लाया तिरंगा उसमें? मुसलमान लाया ना। अरब देशों में जो 50 लाख हिंदू रह रहे हैं, एक हिंदू की वीडियो ऐसी बताओ जिसने कहा हो कि मुझे यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के जिस बयान पर यह विवाद हो रहा है वो पूरा बयान भी आपको सुनाते हैं। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। इसलिए एक बात याद रखना, संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाज के हम समस्त हिंदुओं से एक बात हम प्रार्थना करना चाहें, इस देश में अब कास्टवाद ही राष्ट्रवाद होना चाहिए। इसी बयान पर अयोध्या के संत विष्णुदास जी महाराज ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की ये बातें हिंदुओं को जगाने के लिए है। तो वहीं मौलाना कारी इशहाक ने कहा कि उनका ये बयान धर्म के लिए नहीं है बल्कि लड़ाने वाला है। ये बिल्कुल सत्य है। अब हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। अगर हिंदू नहीं जगेंगे, अगर हिंदू आपस में बढ़ते रहेंगे तो बिखर जाएंगे और हिंदुओं को नष्ट कर दिया जाएगा और पूरे तरीके से इस्लाम राष्ट्र आ जाएगा और मुसलमानों की आबादी जहां अधिक है और हिंदुओं की आबादी कम है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हमेशा से उनके जो बयानात हैं वो किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं लोगों को इख्तिलाफ पैदा करने के लिए दिए जाते हैं। मामला बढ़ा तो इसमें सियासी पार्टियां भी कूद पड़ी। कांग्रेस ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो तिरंगे से हरा रंग और अशोक चक्र हटाना चाहते हैं। तो वहीं वीएचपी ने बाबा बागेश्वर के बयान का समर्थन किया। पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा उससे हम पूर्ण रूप से सहमत है। इतिहास इस बात का साक्षी है, जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या कमी हुई, अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी, जहाँ जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई
वहाँ वहाँ हिंदुओं का खात्मा हुआ है। तिरंगा के पे चांद आने का क्या सवाल है? कोई सवाल ही नहीं है। चांद चांद है, वो तिरंगा पे कैसा आएगा? तिरंगा पे जो अशोक चक्र है ना, वही उनके दिमाग में हमेशा रहा है कि वो हटाना चाहते हैं। अशोक चक्र के वो खिलाफ हैं और तीन रंग के भी खिलाफ हैं। उनको हरा रंग भी हटाने का है। ये कोई पहली बार नहीं जब धीरेन्द्र शास्त्री ने इस तरह का बयान दिया हो। हिंदू राष्ट्र को लेकर अलग अलग तरह से कई बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर सियासी संग्राम होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, लेकिन अभी तो माघ मेला चल रहा है। हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था का विषय है, जिस पर धर्म से जुड़ी चर्चाएं और शांति से बैठकर कल्पवासियों के लिहाज से भी अगर बात करें तो तप साधना का समय होता है। लेकिन वहां पर खुल गया है राजनीति का जबरदस्त अखाड़ा, और ऐसा अखाड़ा खुला हुआ है जिसके केंद्र में इस वक्त शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। और आप ये भी देखिए इस पूरी तस्वीर में कि जिस तरह से शंकराचार्य हैं नहीं है, उसे लेकर नोटिस भेजा गया और उसके बाद उन्होंने जवाब भी दे दिया, और वो खुद ये कह रहे हैं कि अब वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। और इसे अपने खिलाफ उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र है, माहौल बनाया जा रहा है। के सम्मान में, कर्मचारियों के सम्मान में, वैसे तो गंगा हरिद्वार से होते हुए प्रयागराज पहुंचती है, लेकिन प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़ा जो विवाद हुआ वो यहाँ हरिद्वार तक आ पहुंचा है। हर की पौड़ी पर भारत साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में धरना दिया और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो शिखा का त्याग कर देंगे। आज हमने अपनी शिखा खोली है। अगर इन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कराते तो हम शिखा यही प्रांगण में बैठ के माँ गंगा जी के चरणों में अपनी शिखा कटवा देंगे। जहाँ हमारी शिखा का यज्ञ पवित्र का सम्मान नहीं, वहाँ हमारा कोई काम नहीं। मुगल राज में हमारे जनेऊ कटे थे और आज हिंदूवादी सरकार में उनके अधिकारी हमारी शिखा पकड़कर हमारे विद्यार्थियों को घसीट रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो उनका अपमान हुआ है, जो उनकी पालकी को तोड़ा गया, उनका छत्र चमर को गिराया गया, साथ ही उनके भक्त ब्रह्मचारी और सन्यासियों को लेकर के जनेऊ और शिखा के साथ घसीटा गया, ये जघन्य अपराध है वहाँ के प्रशासन का। मैं मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जाकर के पूज्य महाराज श्री से क्षमा मांग करके उनको संगम का स्नान आदर के साथ कराए। गंगा किनारे पहुंचे साधु संतों का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ है और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर दुर्व्यवहार वहाँ के प्रशासन ने किया है और उन संतों के ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है, किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है। तो बिना विलंब करे वहाँ के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार संतों का अपमान करना बंद करे, ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करे। कि संतों का ब्राह्मणों का अपमान का मतलब होता है सनातन का अपमान, और सनातन का अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेंगे। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के नोटिस का 8 पन्नों में जवाब दे दिया है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के आरोपों को नकार दिया और कहा कि नोटिस मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और ये भी कि शंकराचार्य पद को लेकर किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। इसके पहले मेला प्राधिकरण ने नोटिस जारी करके अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा था कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा है कि यदि मेला प्राधिकरण 24 घंटे के भीतर अपना नोटिस वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जैसा उन्होंने चाहा था कि 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया है। क्या माघ मेला का प्राधिकरण इसके लिए बनाया गया है कि वो किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न करे? अपने देश में शिष्टाचार नहीं है। आपको हम अगर आपका नाम पूछना चाहें तो हमें कहना पड़ता है आपका शुभ नाम क्या है।
सीधे नाम भी नहीं पूछ सकते। यही संस्कृति है। और आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दें तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, कौन हो, और फिर परिचय पत्र दिखाने पर हमने ये प्रश्न नहीं किया कि ये पद तुमको कैसे मिला, सजरा पेश करो। तो हमको जो पद प्राप्त है उस पद के बारे में इस तरह से नोटिस भेज करके पूछना, वो भी रात को 12 बजे कानून गो को भेजना कि अभी इसी समय रिसीव करा के लाओ, और 24 घंटे के लिए समय दे करके, इसका मतलब है कि माहौल बनाना है उनको जनता में कि हम इनसे पूछ रहे हैं और ये शंकराचार्य नहीं हैं। स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद जहां अभी भी इस इंतजार में हैं कि उन्हें प्रशासन की ओर से स्नान के लिए ले जाया जाए, तो वहीं मेले में मौजूद कई दूसरे संतों और साधुओं से भी हमने पूछा कि उनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में सब आता है, परंतु शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार श्रृंगेरी में उनका अभिषेक करते एक वीडियो जारी हुआ था, परंतु अब संविधान के अनुसार संविधान सर्वोपरि, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है तो नहीं है। इसमें हम लोग तो भारत के जो सजग व्यक्ति होता है, कोई मेला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश और उससे अलग नहीं हो सकता है। इसलिए कोर्ट सर्वोपरि होता है, संविधान सर्वोपरि होता है, शास्त्र की एक अपनी मर्यादा होती है। शास्त्र के अनुसार उनका श्रृंगेरी पीठ में शंकराचार्य के रूप में अभिषेक किया गया था, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है तो हम उसका समर्थन नहीं कर पाएंगे। ये आरोप भी लगे हैं कि जब स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद को रोका गया तब उनके साथ मौजूद ऐसे विद्यार्थियों के साथ भी बदसलूकी हुई जो वेद अध्ययन करते हैं। हमने एक अखाड़े में ऐसे छात्रों से पूछा कि शंकराचार्य विवाद पर उनका क्या कहना है। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद में तमाम जो वहाँ ब्राह्मण बालक वेद अध्ययन करते हैं उनको लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तो ये पूरा मामला और बात करने के लिए ब्रह्मचारी हैं, कुछ वेदों के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं। आप कैसे देखते हैं मुक्तेश्वरानंद जी वाला जो पूरा विवाद है जो वो विरोध कर रहे हैं, उसे कैसे? ये विवाद जो है झूठा ही खड़ा हो गया है। विवादों के मतलब नहीं था उनको, वो विवाद झूठा ही खड़ा कर दिए। उनको बस मीडिया बनना था, इसमें कोई विवाद नहीं है। सभी सनातनी अच्छा से गंगा स्नान किए, संगम स्नान किए, बहुत दिव्य चल रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है जी, किसी कोई दिक्कत नहीं है, सब आनंद में दम है। सब बड़ी ब्राह्मण देखिए यज्ञ चल रहा है पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का अपना एक काम करने का तरीका है, उस तरीके के अंदर, उस दायरे के अंदर रह के काम करना चाहिए हम सभी को, जिससे उस व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया जा सके, क्योंकि व्यवस्था बिगड़नी और बचानी हमारे अपने उसके ऊपर है। तो सरकार ने वहाँ पे जिसको जिस कार्य के लिए तैनात किया है उस कार्य को में जैसे बताया गया वहाँ पे वैसा ही करना उचित रहेगा। वहाँ पे पिछली साल की तरह अगर वैसा फिर कुछ हो जाता तो अभी रोकने पे ये बवाल हुआ है, उस समय भदगढ़ पे फिर यही बवाल होता कि योगी जी के कारण हो गया या फिर किसी उनके कारण हो गया। सदियों से हमारी परंपरा सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा है। जितने भी आचार्य शंकराचार्य हैं सनातन धर्म को मानने वाले हैं और उनका पालन करते हैं। जैसा कि जो अभी रविवार मौनी अमावस्या के दिन बवाल हुआ, बवाल का कोई ज़रूरत था नहीं, क्योंकि देखिए सरकार के नियम को यदि हम नहीं मानेंगे तो और लोग कैसे मानेंगे। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ये कहते हुए स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद के साथ आ गए हैं कि गंगा स्नान से रोकने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। और दूसरी तरफ तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने सवाल उठा दिया है कि रथ पर बैठकर स्नान के लिए क्यों जाना है। गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है।
गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। अब कब नहीं नुकसान कर पाए? उनके रथ को गुरुजी रोक दिया गया था रोड, वो रथ से बैठ के जाना चाह रहे थे। रथ से नहीं जाना चाहिए स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधि मुस्त्र जब वर्तते काम कारत न सिद्ध मवापनते न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। मेला प्रशासन के नोटिस के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है, आपको आसान तरीके से समझा देते हैं। मेला प्रशासन ने कहा कि आप स्वयं को शंकराचार्य कैसे मान सकते हैं, तो इस पर अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब है कि वो ही शंकराचार्य हैं। फिर मेला प्रशासन ने सवाल पूछा कि आप स्वयं को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य आखिर किस आधार पर बता रहे हैं। इस पर जवाब उन्होंने दिया कि सार्वजनिक समारोह में मुझे शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठापन किया गया। तो देखिए, यहीं पर वो टेक्निकल पेंच फंसा हुआ है कि किस आधार पर क्या आपको ये गद्दी सौंपी गई, उसे लेकर कोई कार्यक्रम हुआ। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाई गई है। इसका जिक्र उन्होंने किया है अपने नोटिस के जवाब में और कहा है कि अभिषेक पहले ही हो चुका है। नोटिस में मेला प्रशासन ने फिर अगला सवाल पूछा था कि आपके काम से क्या उच्चतम न्यायालय की अवहेलना नहीं हो रही, तो अविमुक्तेश्वरानंद का इस पर कहना है कि शंकराचार्य पद पर बने रहने को लेकर कोई स्थगन आदेश नहीं है। मेला प्रशासन ने फिर कहा कि 24 घंटे में आप स्पष्ट करें कि आप खुद को शंकराचार्य के रूप में प्रचारित क्यों कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने जवाब में कहा कि 24 घंटे में मेला प्रशासन ने अगर नोटिस वापस नहीं लिया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर अब जवाबी कार्रवाई के मोड में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच माघ मेले में पहुंच रहे अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों से भी हमने इस पर बात की। कई साधुओं ने इस पूरे विवाद को निराधार बताया और कहा कि मेले में इंतजाम बेहतर हुए हैं, इसके लिए नियमों का पालन तो करना होगा। सब दिन विरोध करते रहे हैं, आदिकाल से इनका परंपरा चला आ रहा। जब से 70-75 वर्ष हो गया जब से ये पार्टी आई इनकी, तब से बुराई करते रह गए। आज भी इनकी बुराई करने की आदत पड़ी हुई है। अब किसी का मुंह चलेगा तो किसी का हाथ चलेगा, ये भी लिखा है। पर हम ये कहते हैं भगवान इनको गंगा महारानी सद्बुद्धि दे, जिससे कि ये अपने अगर स्नान करना है तो शासन प्रशासन से आदेश ले। आप शंकराचार्य भगवान है, तुम तो जब देखो तब वो राजनीति उल्टा, जहाँ विकास हो रहा वहाँ रोड़ा डालना, जहाँ वो होना बस गौ। जो आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं मानते, सरकार की तरफ से भी कागज गया और उन्होंने तो सरकार को मानना, सरकार माने या न माने, हम शंकराचार्य इसको नहीं मानते। जो अपनी ही संत को जो अपमानित करें, और वो भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी मठाधीश गोरखपुर से, और ऐसे संत के बारे में जो हर वर्ष ऐसी व्यवस्था करते हैं लोगों के लिए, और जो पब्लिक आम आती है उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं, लेटरिन बाथरूम की अच्छी व्यवस्थाएं, और माता बहनों के लिए तो स्नान गृह भी बनवा दिया है बदलने के लिए वस्त्र। इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बावजूद भी इतना अच्छा संगम चल रहा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार पर केवल हमला करने का काम करते रहते हैं। इतना सुंदर मेला और माघ मेले की जो व्यवस्था आप पता कर लें, देश में इस सरकार के पूर्व सरकारें रही, आज जो जनता स्नान करने आ रही है खुले मन से कहती है कि ऐसी व्यवस्था कुंभ में और माघ मेले में कभी नहीं रही है। आज अखिलेश यादव ने कहा कि कई साधु सरकार के हिसाब से चलते हैं। याद कीजिए कि अखिलेश यादव पिछले दिनों बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे थे। अब वो इतने ही जोश के साथ शंकराचार्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि दोनों मुद्दों के रूप में 27 के लिहाज से अखिलेश यादव को 2 हथियार मिल गए हैं? (2027) की चुनावी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अखिलेश यादव ने कम से कम 7 बार शंकराचार्य और मणिकर्णिका घाट का मुद्दा उठाया है। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं, और जब इतने बड़े आयोजन हो, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं।
यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। संभल के वो सीजेएम जिन्होंने थोड़े दिन पहले वहाँ के पुलिस के ऊपर फायर करने की बात की थी, कल उनका ट्रांसफर हो गया। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा, और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। अखिलेश ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक्स पर जो पोस्ट किया, आपको उसके बारे में बताते हैं। पहला पोस्ट, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हों तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। दूसरा पोस्ट, जगत गुरु का है विश्व गुरु से भी ऊंचा स्थान, यह लोक का शासक भी जिनको करे प्रणाम। तीसरा पोस्ट, शासन बड़ा की साधना, इस पर छिड़ा विवाद, करें शंकराचार्य जब शासन से फरियाद। चौथा पोस्ट, मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें, विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। पांचवा पोस्ट, माघ मेले में मानदेय न मिलने पर सफाई कर्मियों ने माघ मेले का काम ठप कर दिया है, सरकार कहां है। छठा पोस्ट, साधु संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मेले की शोभा होती है। और सातवां पोस्ट, जीवंत काशी विरोध करेगा, न अधर्म न विध्वंस सहेगा, काशी के पापी बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल अखिलेश शंकराचार्य का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने ब्राह्मण विधायकों का मुद्दा लगातार उठाया। इसके अलावा अखिलेश माघ मेले में केदारेश्वर मंदिर को प्रतिष्ठित करने की भी मांग कर चुके हैं। अब जो ये प्रशासन ने जो ये किया है वो अखिलेश यादव के हाथ में कह लीजिए अच्छा सा मुद्दा पकड़ा दिया है, जिसको लेके वो आगे बढ़ा सके और बीजेपी पर सवाल कर सके। इसी को वो आगे बढ़ा के ब्राह्मण वोटों को अपने साथ करने की उसमें है कि समाजवादी भाजपा में ब्राह्मण समाज का वो सम्मान नहीं हो रहा है। ये बात वो अब लगातार तमाम घटनाओं को बताते हुए उसको चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक में। जो भी हो, यूपी में 27 की जंग का बिगुल बज चुका है और माना जा रहा है कि अभी तो बस शुरुआत है। चलिए इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डावोस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ट्रंप के डावोस के भाषण पर। आज दुनिया भर की नजर होगी वो यहाँ से क्या कहते हैं। हालांकि उनके संबोधन में एक बार फिर आपको अमेरिका फर्स्ट को लेकर जो उनका फोकस रहता है और उनके बयानों में प्रमुखता से दिखाई देता है वो दिखाई देगा। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी बात करेंगे ट्रंप, तो इसलिए आज उनके भाषण को एनडीटीवी भी लगातार ऑन ग्राउंड कवर कर रहा है। एनडीटीवी की इस कवरेज के साथ आप जुड़े रहिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आगे देखिए न्यूज हेडक्वार्टर।